नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में जिन 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, इसे लेकर जो तैयारियां चल रही है, वहां सबका ध्यान केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर है। खासकर जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, वहां के सांसदों को क्या मोदी सरकार में जगह मिल पाती है, इस पर अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ से एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। वह नाम है सांसद विजय बघेल, जिन्होंने 2019 के चुनाव में छत्तीसगढ़ से अब तक हुए लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक वोटों से जीत हासिल की। करीब 4 लाख वोटों से दुर्ग लोकसभा से विजय बघेल ने ऐसे समय में लोकसभा की सीट जीती, जो सीट कांग्रेस की जीती हुई थी। यही इकलौती सीट मोदी लहर में कांग्रेस ने सरोज पांडे को हराकर जीती थी। दुर्ग लोकसभा की इस जीत के गहरे मायने इसलिए भी हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की ये वीवीआईपी सीट मानी जाती है। यहाँ सीएम भूपेश बघेल का निवास है। यहीं होम मिनिस्टर जो सांसद थे तामदौ साहू, उनका भी निर्वाचन क्षेत्र है। इसके अलावा 2 अन्य चर्चित मंत्री, एक सरकार के प्रवक्ता और सीनियर विधायक जो मंत्री हैं रविंद्र चौबे, साझा क्षेत्र से आते हैं। उनका निर्वाचन क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में आता है। इसके अलावा गुरु रुद्र कुमार, जो कि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए, उनका भी निर्वाचन इसी दुर्ग लोकसभा के क्षेत्र से हुआ है। गुरु रुद्र कुमार अनुसूचित जाति वर्ग का एक बड़ा चेहरा है, सतनामी समाज के गुरु हैं, लोगों की इन पर अथाह आस्था है। ऐसे बड़े बड़े चेहरों के रहते जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब से करीब 5 महीना पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए थे। ऐसे समय में विजय बघेल जब चुनकर आए थे, तभी कयास लगाया जा रहा था कि विजय बघेल के लिए कोई बड़ी सोच रखी गई है। दरअसल विजय बघेल कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी का चेहरा है, सर्व कुर्मी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल को जो इकलौती पराजय अब तक मिली है, वह विजय बघेल ने दी थी। विजय बघेल और सीएम भूपेश बघेल में चाचा भतीजा का रिश्ता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजय बघेल को छत्तीसगढ़ के कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर दैनिक भास्कर जैसे कुछ जिम्मेदार समाचार एजेंसियों ने खबरें भी चलाई। दरअसल बिना आग के धुआं यूं ही नहीं उठता। मैं आपको अब से 23-24 साल पहले फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं, जब राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह ने मोतीलाल वोरा जैसे कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर चेहरे को हराया था। पहली बार सांसद बने थे डॉक्टर रमन सिंह, तब उन्हें उद्योग राज्य मंत्री अटल जी की सरकार में बनाया गया था। उस वक्त जो परिस्थितियां थी, वही परिस्थितियां विजय बघेल के साथ है। 2023 का चुनाव छत्तीसगढ़ से हर हाल में जीतने की कोशिश में लगी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी की पूर्ववर्ती सरकार में 3 नेताओं को छत्तीसगढ़ से मंत्री बनाया गया, रमेश बैस, दिलीप सिंह जुदेव के अलावा डॉक्टर रमन सिंह। लेकिन लंबे समय से मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जब भी चर्चा होती है, तब नामों की एक सूची सामने आती है, जिसमें हर बार विजय बघेल का नाम होता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कोटे से रेणुका सिंह ही एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। वैसे विजय बघेल को साफ सुथरी बात कहने के लिए जाना जाता है। ये ज्यादा 3-5 में नजर नहीं आते। मौजूदा समय में विजय बघेल 21,000 सनातनियों से सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। इसे लेकर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि विजय बघेल किस तरह से छत्तीसगढ़ के भिलाई में इस कार्यक्रम को आयोजित करवा रहे हैं। यहाँ से एक संदेश साफ जाता है कि धर्म को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है और जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का झुकाव जिस तरह से पहले हिंदुत्व की तरफ था, अब कहीं और ज्यादा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी खुद को बड़ा हिंदूवादी बताने की कोशिश कर रही है। ये कारण है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार की ओर से राम वनगमन पथ की भव्य तैयारी की जा रही है। वैसे विजय बघेल के नाम को लेकर हमने भी अपने सूत्रों से पड़ताल की, तब हमें गहराई से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो बातों को समझने का मिला, वहां से यह संकेत भी मिल रहा है कि विजय बघेल के लिए जल्द कोई अच्छी सूचना आने वाली है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार ऐसे समय में होने जा रहा है
जब छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर राज छिड़ी हुई है, राज्य सरकार और केंद्र की योजनाओं को लेकर, पैसे को लेकर जिस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, केंद्रीय योजनाओं के पालन नहीं करवाने के आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वहीं कांग्रेस की सरकार खुद को 20 साबित करने में अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यही कारण है कि 26 जनवरी को जगदलपुर के परेड ग्राउंड से ध्वजारोहण के बाद सीएम भूपेश बघेल ने जो बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की, उसके अलावा अनुसूचित जनजाति और तमाम समाज के लोगों को साधने की कोशिश की। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर रामायण के आयोजन के अलावा माता कौशल्या महोत्सव को धूमधाम से मनाने की घोषणा उन्होंने ऑफिशियली की। यहाँ उनकी इन घोषणाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से फौरन पलटवार भी होना शुरू हो गया। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से यह घोषणा की जाती रहती है विभिन्न विज्ञापन माध्यमों से कि यहाँ बेरोजगारी दर नगण्य है, कहीं कहीं ये आंकड़ा 0.3 तक बताया जाता है। ऐसे में एक वाजिब सा प्रश्न विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 15 साल के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने खड़ा किया कि यदि यहाँ बेरोजगारी है ही नहीं तो आप बेरोजगारी भत्ता किसको देंगे। वहीं दूसरा प्रश्न अजय चंद्राकर की ओर से आया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता की हैसियत से उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि बेरोजगारी भत्ता तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में था ही नहीं। ऐसे तमाम आरोपों के बीच सोशल मीडिया में वार पलटवार शुरू हुआ और धीरे धीरे देखते ही देखते भाषा की मर्यादा कहीं पीछे छूट गई। कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल साइट से डॉक्टर रमन सिंह को पनामा का सांड बताया गया तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोयले की दलाली वाले शब्द का उपयोग किया गया। ऐसे भाषा की गिरती मर्यादा दरअसल सुचिता की राजनीति करने वालों को कहीं से भी शोभा नहीं देती, वह भी तब जब दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर तोहमत लगाते हैं और यहाँ तक एक दूसरे को सीख भी देते हैं कि राजनीति को सार्वजनिक जीवन में किस तरह से भाषा रखनी चाहिए, किस तरह से भाषा की मर्यादा का सम्मान होना चाहिए। खैर, ये सब बातें बेमानी सी तब लगती है जब ऐसे नेता एक्सपोज हो जाते हैं और इस तरह की भाषा सामने आती है। कई बार हमने देखा होगा टीवी डिबेट में भी नौबत मारपीट तक तो नहीं आती, लेकिन जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल होता है वह विचलित कर देने वाला होता है। यहाँ लोग सोचने को मजबूर होते हैं, क्या हमारे नेता ऐसे ही हैं जैसे वे नजर आ रहे हैं। लेकिन जब वे मुंह खोलते हैं और उसके बाद स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल होता है, टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही गिरती हुई भाषा तू तड़ाक तक पहुंच जाती है तो वहां लोगों को सब समझ में आता है कि किस तरह से यहाँ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नजर आते हैं। अब मैं आपको उस बेरोजगारी भत्ते की बात बताऊंगा जिसे लेकर कुछ समाचार एजेंसियां छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक तो कोई ट्रम्प कार्ड बता रहा है। तमाम तरीके से आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हम भी आपको आज बताने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से ये बेरोजगारी भत्ता कारगर साबित हो सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या इस वक्त 19 लाख है, जिस हिसाब से प्रत्येक बेरोजगार को 2,500 रुपये दिए जाने की तैयारी चल रही है। उसके मैं कुछ फ्लैशबैक में जाऊंगा कि 1996 में भी यही बेरोजगारी भत्ता पूर्ववर्ती जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। उस दौरान बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाता था वह रकम थी 200 से 300 रुपये भत्ते के रूप में, जिसे बढ़ाकर 2015 में 1,000 रुपये कर दिया गया। साल 2018 में जब चुनाव था तो कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में राजीव मित्र योजना के तहत घर घर रोजगार का वादा किया था। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वादा किया था राजीव मित्र योजना के तहत रोजगार देने का, बेरोजगारी भत्ते का उल्लेख फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा है। हमारी कोशिश है कि हम इस पर और अध्ययन कर आपको कुछ नया डेटा प्रस्तुत करें। लेकिन अगर मैं बेरोजगारी भत्ते की बात करूं तो दीगर राज्यों में जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है वह मध्य प्रदेश में 1,000 रुपये है, जबकि यूपी में महज 1,000 से 1,500 रुपये है, बिहार में 1,000 रुपये है। लेकिन राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वहाँ 4 से 4,500 रुपये लड़कियों लड़कों को अलग अलग तरीके से ये पैसे बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ते देने की तैयारी चल रही है। इस बेरोजगारी भत्ते से किसे कितना फ़ायदा मिलता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राजनीति की सुचिता के लिए राष्ट्रबोध की निगाह लगातार हर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में लगी रहती है। हम ढेर सारी जानकारी आप तक उपलब्ध कराते हैं। कोशिश रहती है कि समाज में सुचिता कायम रहे, मानवता के लिए कुछ बढ़िया प्रयास हो सके। इसलिए हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन पर जाकर इस बारे में अपनी राय जरूर दें और राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा साथ अटूट और अनवरत बना रहे। नमस्कार।